आई होप मेरा ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर होगा आप सभी को, मतलब मेरा कंप्यूटर स्क्रीन दिख पा रहा होगा आप सभी को। एक बार ज़रा यस कमेंट सर। करके बताइए। यस सर। हाँ ठीक है, थैंक यू थैंक यू। कल की क्लास में किसी के भी मन में कोई सा भी डाउट, एक डाउट को छोड़ करके कि सर इतनी सारी चीज़ें हैं ये सब याद कैसे करें, डेट्स वगैरह हैं, नाम वगैरह हैं, इसके अलावा किसी के भी मन में कोई सा भी डाउट नो सर। नहीं है? एक मिनट बस होल्ड करिएगा, एक मिनट। हेलो, हेलो, नमस्कार भैया, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? बस अभी क्लास ही स्टार्ट किया था, आपका फ़ोन आ गया। क्लास क्लास क्लास। अरे कोई दिक्कत नहीं भैया, आपसे बढ़ के कौन है। ये सही है। आप बताइए क्या स्टेटस रहा वहाँ का। आप बताइए कब तक मैं आ जाऊँ? 2 बजे तक चीज़ें हाथ में आ गई? 11 बजे तक ठीक है भैया, ठीक है, ठीक। हेलो हेलो, यस यस। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, डाउट किसी के भी मन में किसी भी टॉपिक को लेकर के, किसी के नाम को लेकर के, किसी साम्राज्य को लेकर के, किसी के शासक के नाम को लेकर के, किसी के भी मन में कोई सा भी डाउट है तो वो ज़रा बताइए। मेरी आवाज़ आ रही है? आई एम ऑडिबल? यस सर। हाँ, तो मतलब डाउट नहीं है, मैं ये मान करके चलूँ? यस सर। हाँ, देखिए, डेट को लेकर के, नाम को लेकर के एक डाउट मैं क्लियर करना चाहता हूँ, और वो ये डाउट है, ये सब याद रखने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। तो अब आप लोग पूछिएगा सर ये क्यों करवाया है, तो ध्यान दीजिए और ध्यान से सुनते जाइए। ये सारी चीज़ें इसलिए मैं करवा रहा हूँ, जितने भी अननोन नाम नाम आप लोगों के सामने निकल करके आएंगे, पेपर में ज़रूर आते हैं, वो इससे बाहर तक नहीं जाएंगे। कोई सा भी डायनेस्टी आ जाए, कोई सा भी शासक आ जाए, इससे बाहरी नाम आप लोगों को दिखाई नहीं देगा। हाँ, चीज़ें फेमिलियर करवाने के लिए मेरा ये पूरा मकसद रहता है कि आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें करवा करके क्लास में बता करके ही जाऊँ। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करता हूँ, आज की जो क्लास है उसको स्टार्ट करता हूँ। और आज की क्लास में मैं क्या करवाऊंगा, जो आप कह सकते हैं कि जो लेटर मॉडर्न काल के बारे में, मुगल काल के बारे में बता करके, कौन कौन सा टाइम फ्रेम हुआ करता था, कौन कौन से राजा आया करते थे। इसके साथ ही देखिएगा दोस्तों, अभी ये जो टाइम है 10 से 15 मिनट तक की चीज़ें ये ख़त्म कर देगा। उसके बाद हमारा जो मिडिवल की जो शुरुआत होगी, असली मिडिवल, जो आप लोगों को साथ साथ लिखते भी रहना है और साथ साथ उसको याद भी करते जाना है। तो इसकी टेंशन ना लीजिए, अभी तक नहीं याद हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखिएगा। अभी जो मैं बताऊंगा वो आप लोगों को ना याद होगा, फिर मुझे क्लास के बाद बताइएगा। तो देखिए दोस्तों, फरवरी का टाइम हुआ करता था, और मैंने लास्ट आप लोगों को ख़त्म किया था 1707 तक, जब हमारे औरंगजेब भैया गए थे। तो 1707 से लेकर के हम ये आइडिया लगा सकते हैं 1709 तक की जो चीज़ें उभर करके आई थी, ये हमारे बहादुर शाह फर्स्ट उभर करके आए थे। क्लियर है? ये सारी चीज़ें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नाम ही याद रखिए, अभी किसने क्या किया था, किसका क्या इंपॉर्टेंस हुआ करता था, ये सारी चीज़ें अभी मत देखिए। तो 1707 से लेकर के 1709 तक का जो टाइम फ्रेम हुआ करता था, वो बहादुर शाह फर्स्ट का हुआ करता था। इसी के साथ ही हाँ, इसमें लेटर मुगल काल में हमारे सामने चीज़ें महीने में भी उभर करके आ रही हैं, उसको ना भी याद रखिएगा तो चलेगा। मार्च के बारे में बातें करते हैं। मार्च 1712 से लेकर के आप आइडिया लगा सकते हैं 1713 तक की जो चीज़ें उभर करके आती हैं। यहाँ पर जो राजा उभर करके आता है, उसका नाम होता है जहादर शाह। क्लियर है दोस्तों? जहादर शाह के बारे में क्या सारी चीज़ें उभर करके आती हैं, कैसे सारी चीज़ें होती हैं, ये अभी याद नहीं करना है, बस उसको देखते जाइए। इसके साथ ही साथ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो जनवरी का महीना हुआ करता था।
मतलब ये कुछ इस प्रकार चल रहा है, महीने में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो जनवरी का टाइम हुआ करता था 1713 से लेकर के आप एक आइडिया लगा सकते हैं 1719 तक का टाइम फ्रेम हुआ करता था, जो कि फरवरी में हुआ करता था। इस समय हमारे फारूक सियार भैया आए थे। अब फारूक सियार के बारे में दोस्तों क्या ही बताऊं, इतने लोकप्रिय राजा थे। इनकी वजह से अगर कहा जाता है, एक मेंस का क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है और वो कुछ इस प्रकार आ रहा है और मैं वो बताना भी चाहूँगा कि लोग कहते हैं, या फिर कभी भी मेरे से आज से कुछ साल पहले किसी ने एक सवाल पूछा था कि अगर मॉडर्न इंडिया की जो शुरुआत है या फिर ब्रिटिशर्स का जो टाइम है, ज़रा ध्यान से सोचिएगा और मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों से ही पूछने वाला हूँ। मॉडर्न इंडिया का जो टाइम है उसकी ओरिजिनली शुरुआत कब कब हुई थी, यानी उसकी हम लोग ये कह सकते हैं कि किस इवेंट के बाद में उसकी शुरुआत हो चुकी थी। एक बार ज़रा जल्दी से माइक खोल करके बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, चीज़ें कहाँ से कहाँ तक आती हैं। रॉयल फरमान, रॉयल फरमान ऑफ फारूक सियार। सर आपकी आवाज़ कट रही है, लेकिन रॉयल मैंने सुना तो मैं समझ चुका था कि आप फारूक सियार पर ही बातें कर रहे हैं। हाँ, तो देखिए बाकी को शायद आइडिया नहीं होगा, चलिए कोई बात नहीं। तो मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। ये सवाल मेरे से आज से 5-6 साल पहले किसी ने पूछा था कि मॉडर्न इंडिया का जो टाइम फ्रेम हुआ करता था तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। मुझे उस टाइम मैंने जो आंसर दिया था वो फारूक सियार ही दिया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि बैटल ऑफ प्लासी से चीज़ें शुरू होने की जो एक कोशिश है वो देखी गई थी, जो कि 1757, फिर आपके पास बक्सर की लड़ाई हुई थी। इन सारी चीज़ों के बाद एक में ब्रिटिशर्स का जो एक पॉलिटिकल सिचुएशन है वो उभरने लगा था। तो मैंने उनको उस टाइम में कॉन्ट्राडिक्ट करा और ये कहा कि नहीं, आप गलत हैं, और उस टाइम में उनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हुआ करता था। आज वही जो टीचर हैं, मैं खैर उनको बुरा नहीं बोलूँगा, वो मेरे नोट्स पढ़ते हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चीज़ें रेलिवेंट, क्वालिटी और सिंप्लीफाइड जो हमारा मोटो है ना, बहुत सही मोटो है, और इसी के साथ ही हम लोग चीज़ों को आगे ले करके जाते रहते हैं। ये जितनी छोटी मोटी बातें होंगी वो मैं आप लोगों को बीच में कहानी की तरह बताते रहूँगा। तो अभी आते हैं क्वेश्चन पर। तो 1713 से लेकर के 1719 तक का जो टाइम फ्रेम हुआ करता था वो फारूक सियार भैया का हुआ करता था। इसी के साथ ही सितंबर की बातें हो रही हैं। सितंबर 1719 से लेकर के हम जो है वो अप्रैल 1748 तक का जो टाइम फ्रेम हुआ करता है, इसमें हम लोग मोहम्मद शाह के बारे में पढ़ते हैं। ये वो कोई तुगलक वाले शाह नहीं है, ये हमारे जितने भी राजा हैं सब मुगल के राजा हैं। लेटर मुगल के तौर पे हम जानते हैं, हिंदी में अगर उन्हें कहें तो परवर्ती के नाम से हम जानते हैं। तो चीज़ें इसी तरह से उभर करके आ रही हैं दोस्तों, इसको बस दिमाग में बिठाते जाना है। अब हमें आगे बढ़ते हैं। तो 1748 से लेकर के ये सब, ये मत सोचिए याद कैसे होगा कैसे नहीं होगा, उन सब चीज़ों के लिए मैं बैठा हुआ हूँ। वो कैसे करना है, किस किस का कितना इंपॉर्टेंस है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो 1748 से लेकर के 1754 का जो टाइम हुआ करता था वो अहमद शाह का हुआ करता था। अहमद शाह के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने क्या क्या किया था। फिर उसके बाद उधम भाई जो हमारे हुआ करते थे, किस प्रकार इनकी हेल्प किया करते थे। ये सारी चीज़ें हमारी मॉडर्न एज में आ जाती है। लेकिन अभी थोड़ा सा टॉपिक है, और मैंने बताया था कि जो हमारे लेटर मुगल हुआ करते थे वो 1707 के बाद भी सरवाइव करते थे। तो वो कौन कौन हुआ करते थे, बस उनका एक बार नाम याद रखते जाइएगा। इसी के साथ ही थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो 759 से लेकर के 1806, ये मत सोचिए कि हमारा जो मेडिवल का टाइम फ्रेम था 1750 वो पार हो चुका है, वो हल्का सा ही आगे जाऊंगा, ये लास्ट है, ये मान करके चलिए। इसी के साथ ही 1759 से लेकर के 1806 तक की चीज़ें की अगर मैं बातें करूं तो यहाँ पे शाहजहां टू के नाम से एक राजा फेमस है, जिसका नाम क्या है दोस्तों, उसका नाम हम लोग जानते हैं शाह आलम सेकंड। क्लियर है, चीजें लग रही होंगी कि फेमिलियर है, बस इससे ज्यादा हमारा मुगल का टाइम फ्रेम नहीं है दोस्तों। हमें इसके बाद में और किसी भी शासक के बारे में नहीं पता है, चीजें कहां से कितनी उभर करके आती हैं। हाँ, इसके बाद हमारा अवध का जो सिग्निफिकेंस है वो बढ़ जाता है। अवध के सिग्निफिकेंस में क्या देखा जाता है
कि आप लोगों ने एक नवाब वजीर का है नाम, उनका नाम सुना होगा। उसी के साथ ही साथ थोड़ी सी अगर उसके टाइमलाइन की बातें करूं, थोड़ा मॉडर्न फेज में चली जाती हैं चीज़ें, तो अगर मैं तो यही सोच रहा हूं कि बस 2 मिनट लगेगा एक इसको लिखते जाइए। 1722 से लेकर के आप एक आइडिया लगा सकते हैं 1739 तक की, इसमें शहादत खान आते हैं। शहादत खान के बारे में बातें की जाती हैं। लिखते जाइए, याद करते जाइए, ये टॉपिक से अभी रिलेवेंट नहीं है, लेकिन मैं अवध का जो इंपॉर्टेंस है ना वो आपके मेडिवल में बताऊंगा, इसी वजह से ये लोग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट उभर करके आते हैं। उसी के साथ ही 1739 से लेकर के 54 तक का टाइम फ्रेम दिखाता है। यहाँ पर हमारे सफदरजंग आए थे। सफदरजंग जो हॉस्पिटल है दिल्ली में वो नहीं, वो उनके ही नाम से है, लेकिन जो सफदरजंग राजा उभर करके आए थे उनका जिक्र यहाँ पर किया गया है। मैं इसलिए ये सारी चीज़ें करवा रहा हूँ दोस्तों, ये जो नाम उभर करके आते हैं चाहे किसी भी राजा के हों, ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं कि शाहजहां टू कौन हुआ करते थे। फिर आप लोगों को पता होगा कि आसफ उद्दौला कौन हुआ करते थे, शुजाउद्दौला कौन हुआ करते थे, सिराजुद्दौला कौन हुआ करते थे। तो जो कंफ्यूजन नाम को लेकर के आते हैं ना, वो आज के बाद कभी नहीं आएंगे। तो अगर 1739 से लेकर के 54 तक की अगर मैं बातें करूं, तो हमारे पास सफदरजंग राजा हैं, वो उभर करके आते थे। इसके साथ ही 1755 से लेकर के बातें करके 75 तक आते हैं, तो हमारे पास शुजाउद्दौला के नाम से राजा उभर करके आते हैं। शुजाउद्दौला के बारे में क्या होंगी सारी चीज़ें, कैसे कैसे, ये बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा। 1775 से लेकर के 97 तक की चीज़ें हमारे सामने उभर करके आती हैं। यहाँ पर इनका नाम जो आता है वो आसफ उद्दौला आता है। आसफ उद्दौला के नाम से एक राजा उभर करके आते हैं, उनके बारे में हमें चीज़ें पढ़नी हैं। अब इसके बाद अवध में जो मेन 4 राजा उभर करके आए थे उनके बारे में जो जिक्र है, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो बंगाल का, अवध का, बंगाल का, उड़ीसा का, बिहार का, इन सब का रीजन, इन सब का जो एक इलाका हुआ करता था, काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ करता था हमारे मॉडर्न टाइम में। मेडिवल का जब डिक्लाइन होने की शुरुआत हो गई, हम लोग जब आप आइडिया लगाइए 1500 1600 तक के बाद अगर जाने लग गए, तो इस तरफ फिर से आने, मतलब आप ये लगा सकते हैं कि ईस्टर्न मतलब ईस्ट इंडिया के तरफ फिर से हम लोग आने लग गए थे, जिसको हमने सेकंड सिविलाइजेशन में गंगा के तौर पे पढ़ा था। तो कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ये सारी चीज़ें कार्ल मार्क्स के द्वारा कही गई थी, और इस बार का यूपीएससी का सवाल भी था। तो ये सारी चीज़ें भी अगर उस आंसर में आप लोग लिख देंगे ना दोस्तों, कि पहले जो सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी वो हमारे नॉर्दर्न इलाके में या फिर वेस्टर्न इलाके में हुई थी, फिर ईस्टर्न में गई थी, फिर साउदर्न में चली गई थी, और फिर दोबारा इसी फेज में चीज़ें बढ़ने की जो एक कोशिश है या फिर साजिश है वो देखी गई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आंसर ऑटोमेटिकली ही लिखी जाती हैं दोस्तों। तो बंगाल के बारे में बातें करते हैं और फिर हमारा जो ओरिजिनल मेडिवल है उसकी शुरुआत करते हैं। तो बंगाल के बारे में मैं बातें करूंगा तो 1717 से लेकर के आप आइडिया लगाइए 1740 तक का जो हमारा टाइम फ्रेम हुआ करता था, यहाँ पे मुर्शिद कुली खान का जो टाइम हुआ करता था वो हुआ करता था। इसी के साथ ही साथ 1740 से लेकर के 1756 प्लासी की लड़ाई पर आ चुके हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अली वर्दी खान के नाम से जो राजा है वो उभर करके आया था। इसी के साथ ही साथ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो 1756 से लेकर के 1757 तक की बातें हो रही हैं। तो यहाँ पर सिराजुद्दौला उभर करके आए थे, SIRAJUD, हाँ, तो ये सिराजुद्दौला UDDULA, क्लियर है दोस्तों। तो ये जो है सिराजुद्दौला कौन हुआ करते थे, शुजाउद्दौला कौन हुए थे, नाम को लेकर के अब कंफ्यूजन नहीं होगा, इसकी मैं पूरी से पूरी एक उम्मीद रखता हूं आप लोगों से। इसी के साथ ही साथ 1757 प्लासी के बाद की बात, बक्सर से पहले की बातें हो रही हैं। यहां पर हमारे सामने मीर जाफर नाम से एक राजा आए थे। उसी के साथ ही आगे बढ़े तो 1760 से लेकर के 1764 यानी बैटल ऑफ बक्सर की लड़ाई यानी बक्सर का युद्ध, यहाँ पर हमारे सामने मीर कासिम के नाम से जो राजा हैं वो उभर करके आए थे। उसके बाद हमारा 23 अक्टूबर
1764 तक में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था और कैसे कैसे लड़ाई हुई थी, कौन जीता था कौन हारा था, अभी हमें आगे नहीं बढ़ना है, हमें बस अभी यहीं पर ही रुक जाना है। तो हमारा जो दोस्तों डेट और टाइम को लेकर के जो भी सारी डाउट है, जो भी सारी दिक्कतें हैं, वो इतनी ही थी। और इसके बाद देखिए दोस्तों, हमारा मोटो है सिंप्लीफाइड करने का, चीज़ों को बहुत ही सिंप्लीफाई बना करके आप लोगों के सामने लेकर के आने का। इन्हीं सब रीज़न के वजह से मैं आप लोगों को इतने सारे नाम और इतने सारे जो डेट्स हैं वो करवा रहा हूं कि आगे आप लोगों को कभी इस अब कंफ्यूजन नहीं होगा कि मीर कासिम कब आए थे, इसको क्यों भी लिखते हैं, टेंशन ना लीजिएगा। मीर कासिम कब आए थे, मीर जाफर कौन हुआ करते थे, सिराजुद्दौला कौन थे, शुजाउद्दौला कौन थे, कुरली खान कौन थे, अली वर्दी खान कौन थे, अब इन सब में कोई भी दिक्कतें आप लोगों को नहीं आने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, चीज़ों की अब शुरुआत करते हैं। और अब जो भी आप लोगों ने लिखा है या नहीं लिखा है वो उसकी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मैं ये सारी चीज़ें चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें आप लोग साथ साथ लिखते रहिए। नोट्स देना हमारा काम है, वो हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा करके ही जाएंगे, लेकिन आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए दोस्तों। चीज़ों को लिखते जाइए, बेशक कीवर्ड्स के फॉर्म में लिखिए, और फिर देखिए चीज़ें कितनी ही आसानी से आप लोगों के मन में समझ में आती है। तो मेडिवल हिस्ट्री के बारे में अगर मैं बातें करूं तो एक बार चीज़ें फिर से अब शुरू करते हैं, और शुरू से शुरू करते हैं तो यहाँ से चीज़ें उभर करके आती हैं कि दिल्ली सल्तनत का टाइम फ्रेम हम लोगों ने देखा था। यहाँ पर कौन कौन से शासक आए थे ये कभी कोई अब नहीं भूलेगा। संस्कृत का SKT लिखिए, लास्ट में SL लगा दीजिए, लास्ट हमें पता है लोधी, बीच में एक S लगा दीजिए सैयद डायनेस्टी का। तो स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी, ये सारी चीज़ें क्लियर है। इसी के साथ ही साथ इससे पहले का जो टाइम फ्रेम हुआ करता था, क्योंकि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1206 से इसकी शुरुआत हुई थी। एक बार टाइमलाइन को याद रखिए दोस्तों, 750 से लेकर के 1750 तक की बातें मैं हमेशा करूंगा अगर हमारा मेडिवल इंडिया का टाइम होगा। इसी के साथ ही साथ 750 से लेकर के हमारा 1206 तक के जितने शासक आएंगे, क्या क्या सारी चीज़ें हुई थी वो बता करके, उसके बाद ही 1526 के बाद एक टाइम लिख लीजिए 1707 का, लेकिन 1526 से मैं पूरा ये मुगल का ही टाइम मानता हूँ 1750 तक में। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 मेडिवल में दोस्तों इससे ज़्यादा डेट याद नहीं करना है अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टेट पीसीएस की करेंगे ना तो वो भी सारी चीज़ें मैं बता दूंगा कि ये जो डेट है इसको स्टार लगा लीजिए, ये याद करना है। विश्वास रखिए दोस्तों, चीज़ें लिमिट में हैं। इतने सारे डेट्स करवाने का मेरा मकसद ये नहीं था कि आप लोगों को मैं डराऊंगा, बस मकसद ये था कि आप लोग चीज़ों से फेमिलियर हो जाइए, और एक बार जब फेमिलियर हो जाइएगा तो चीज़ें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने लगेगी। तो हम लोगों को यूपीएससी के हिसाब से 5 डेट याद रखने होते हैं। इसके साथ ही साथ मॉडर्न में डेट्स ज़्यादा हैं, वो कैसे करना है मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसकी टेंशन ना लीजिए। तो चीज़ें आगे बढ़ाते हैं। हमारा दिल्ली सल्तनत का टाइम फ्रेम 1206 से शुरू होता है, लेकिन उससे पहले हमारे सामने 3 इन्वेजन्स हुए थे। मतलब 3 बार जो एक इवेंट देखा गया था कि चीज़ें उभर करके आई थी कि कैसे कौन सा राजा आया करता था, 3 जो लोग आए थे वो किस किस ने क्या क्या काम किया था। तो एक बार ज़रा ध्यान दीजिए, चीज़ें छोटी छोटी करवाऊंगा, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि छोटे में ही बहुत कुछ दे करके जाऊंगा। तो 710 का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर हमारे सामने मोहम्मद बिन कासिम हुआ करते थे। याद रखिएगा दोस्तों, ये सारी चीज़ें लिखते जाइएगा। इन्होंने क्या किया था, ये अरब के हुआ करते थे और इन्होंने राजा ऑफ कच्छ को हरा दिया था, यानी जो कच्छ की जो राज्य हुआ करती थी उसको हरा दिया था। इसके बाद कितनी बार इन्होंने चीज़ों को लूटा था, इंडिया आए थे फिर गए थे, ये सारी चीज़ें अभी हमें कोई रिलेवेंसी नहीं दिखाती है, इस वजह से मैं नहीं करवाऊंगा। ये सारी चीज़ें जब मेंस के हिसाब से क्वेश्चन उभर करके आएगा फिर मैं करवाऊंगा कि इनकी जितनी पॉलिसीज़ हैं, ये है क्या क्या इन्होंने क्या क्या काम किया। इस पे क्वेश्चन आया नहीं है तो मैं उसको करवाना ज़रूरी नहीं समझता। इसी के साथ ही अगर 1025 के बारे में अगर मैं बातें करूं तो ये मोहम्मद ऑफ गजनी हुआ करते थे, GHAZNI, मोहम्मद ऑफ गजनी हुआ करते थे। अब ये कौन हुआ करते थे, ये
टर्की से इनका संपर्क रहा रहता था, यानी टर्किश हुआ करते थे। इन्होंने हमारा जो सोमनाथ मंदिर है उसको कितनी बार डिस्ट्रॉय किया, कितनी बार वो आए यहाँ से सामान लूट करके गए दोस्तों। एंशंट में मंदिर पे एक मैंने मेंस का क्वेश्चन बताया था, आप लोगों को याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार फिर से मैं करवाऊंगा। मैं चीज़ों को 100 बार करवाने के लिए तैयार हूं दोस्तों, आप लोग बस सीखने की एक हैबिट है उसको डेवलप कर लीजिए अगर मेरे साथ बैठे हैं तो। मंदिर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा। हर समय हम लोग ये देखते हैं कि टेम्पल का जो फॉर्मेशन होता है दोस्तों वो अर्बन क्षेत्र में ही क्यों होता है। बड़े बड़े जो टेम्पल हैं, चाहे आप सोमनाथ को ले लीजिए, आप बद्रीनाथ को ले लीजिए, आप वैष्णो देवी को ले लीजिए, या फिर आप दिल्ली में कितने सारे टेम्पल्स को देख लीजिए, तो ये जो जगह है अर्बन जगह में ही क्यों होते हैं। इसका मेन जो रीज़न है दोस्तों कि सिटी का जो मेन पार्ट होता है, या फिर आप कह सकते हैं किसी भी जगह का एरिया का जो मेन पार्ट होता है वो हमारा अर्बन सिटी ही उभर करके आता है। हर एक जगह से वहां पर लोग पहुंचे जा सकते हैं। हर जो इंसान है वो धर्म को फैलाने के लिए, फिर उसके बाद वहां का इकोनॉमी बढ़ाने के लिए चीज़ें हम यूज़ करते हैं टेम्पल का। तो ये सारी चीज़ें टेम्पल पर कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग लिख पाएंगे। इसी का फायदा उठाया हमारे गजनी भाई ने। इन्होंने क्या किया, हर टाइम इसने सोमनाथ को लूट करके चला जाता था। वो गजनी मूवी देखी है ना, कि हर 15 मिनट में भूल जाता था, अच्छा मैंने नहीं लूटा, चलो फिर से लूट करके आते हैं। तो ये कहानी हमारे सामने देखी गई थी। अब इसमें क्या होता है, गजनी पर जो सवाल आते हैं दोस्तों, गजनी के बाद हमें पता है 1173 एडी के अराउंड हमारे पास मोहम्मद घोरी का जो आप देख पाते हैं उद्गम, वो उभर करके आया था। तो दिल्ली सल्तनत से पहले हमारे सामने ये जो 3 फॉरेन इन्वेजन उभर करके आए थे, इसमें जो सवाल आते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार आते हैं, जरा ध्यान देते जाइएगा। कासिम के ऊपर ज्यादा सवाल आता नहीं है, बस MCQ के फॉर्म में चीजें उभर करके आती हैं। मुझे पूरी आशा है कि आप लोग उसको कर लेंगे, नहीं भी कर पाएंगे प्रैक्टिस की अगर जरूरत पड़ेगी तो क्वेश्चंस मैं इतने ज्यादा करवा दूंगा आप लोगों को चीजें यहीं पर ही क्लियर होकर के चली जाएंगी। मोहम्मद गजनी के ऊपर सवाल आते हैं दोस्तों। अब कैसे आते हैं सवाल, जरा ध्यान देते जाइएगा। अभी मैंने जस्ट टाइम फ्रेम की बातें करी, आप कह सकते हैं कि वह 1025 का टाइम फ्रेम है। जितनी सारी चीज़ें अब की क्लास में मैं लिख रहा हूँ, ये टाइम फ्रेम दोस्तों कोशिश करिए कि याद हो जाए। याद होने का मतलब ये नहीं है कि रटना है, याद करने का मतलब ये आप 2 से 3 बार पढ़ लेंगे, चीज़ें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। अभी जैसे हमने 750 का टाइम फ्रेम देखा था, मेडिवल की शुरुआत की गई थी, तो 750 से पहले सिर्फ एक फॉरेन इन्वेजन 710 में, और 750 से लेकर के दिल्ली सल्तनत 1206 से पहले 2 हमारे पास फॉरेन इन्वेजन, जो कि एक गजनी भाई थे, एक घोरी भाई थे। बस इतना ही डेट तो है हमारे सामने। इन सारी चीज़ों को दिमाग में यहीं पर ही बैठाते जाइए, और जो भी डाउट होगा माइक तुरंत खोल करके बोलते जाइए। तो मोहम्मद गजनी की बारे में अगर मैं बातें करूं तो ये 1025 का टाइम फ्रेम हुआ करता था, यानी कि आप कह सकते हैं कि चीज़ें उभर करके आई थी 11वीं सेंचुरी के आसपास। तो एल बरूनी का जो नाम आता है या फिर जो जिक्र आता है वो कुछ इसी प्रकार यहीं से ही उभर करके आता है। अल बरूनी के बारे में अगर बताऊं तो इन्होंने क्या किया था दोस्तों, इन्होंने जो हमारा वैदिक काल में मैंने ब्रह्मनास के बारे में बताया था, आप लोगों को याद होगा, या फिर आप लोग कितने ही यहाँ पर हैं जिन्होंने मेरी पूरी एंशियंट की क्लास देखी थी, तो ब्रह्मनास के बारे में इन्होंने पढ़ाई करी थी। और उसी के साथ ही साथ हम इन अल बरूनी को कहते हैं कि ही वॉज द फाउंडर ऑफ इंडोजोलॉजी, INDOLOGY, इंडोजोलॉजी। क्लियर है दोस्तों। इन्होंने क्या किया था, जो इक्लिड्स का जो वर्क है, ये सारी चीजें अल बरूनी के बारे में लिखते जाइएगा दोस्तों। आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, आपको कल होके ये जो पेपर है वो फोड़ना है, एक अच्छा रैंक लेना है, आप लोगों को सारी चीजें इसके बारे में पता होनी चाहिए। दुश्मन को कहते हैं ना, जब तक हम दुश्मन को नहीं जानेंगे हम उस पर जीत हासिल नहीं कर सकते। सेम यही सारी चीजें जो हमारे मोहम्मद गजनी हुआ करते थे, उन्होंने चीजों को अप्लाई करा। अब इनको क्या जरूरत पड़ी दोस्तों ब्रह्मनास पढ़ने की, इनको क्या जरूरत पड़ी इक्लिड्स का जो काम है, जो कि आप लोग ज्योमेट्री का देखते होंगे, फॉर्मूला मुझे नहीं याद है, अगर इतना ही होता तो आज मैं मैथमेटिशियन होता। तो इक्लिड्स के बारे में जो वर्क है उसको इन्होंने ट्रांसलेट करके संस्कृत में किया। अब जरा ध्यान देते जाइएगा दोस्तों, अगर इन्होंने संस्कृत में चीजें करी हैं और इक्लिड्स का जो वर्क है वो इंग्लिश या फिर हिंदी में लिखा गया होगा, हिंदी में तो नहीं इंग्लिश में ही चीजें लिखी गई होंगी,
इनको जरा ध्यान देते जाइएगा दोस्तों। अल बरूनी को हिंदी भी आती होगी, अल बरूनी को संस्कृत भी आती होगी, अल बरूनी को उर्दू भी आती होगी, अल बरूनी को आप देख सकते हैं जो उनका लैंग्वेज है कह सकते हैं पर्शियन होगा, या फिर ग्रीक नहीं होगा, पर्शियन ही होगा, ज़्यादातर आइडिया मुझे यही जा रहा है, या फिर अरेबिक होगा। हाँ बिल्कुल, ये सारे लैंग्वेजेस उन्हें आते थे, तभी उन्होंने जो हमारे इक्वलिट्स का जो वर्क है उसको संस्कृत में ट्रांसलेट करा था। अब उसके बाद हुआ था क्या, अल बरूनी को एक टॉपिक डालिएगा दोस्तों, काफी ज्यादा फेमस है, मैं आप लोगों को चीजें एक बार फिर से बताने के लिए भी तैयार हूं। तो जो दो काम मैंने आप लोगों को बताया वो उसमें किसी के भी मन में कोई सा भी काम नहीं, कोई सा भी डाउट नहीं, जो इंडोलॉजी के फाउंडर कहते हैं, उसी के साथ ही साथ ब्रह्मनाज को पढ़ा था इन्होंने, और तीसरा काम इक्वलिट्स का जो वर्क हुआ करते था उनको इन्होंने संस्कृत में ट्रांसलेट करा। मास्टर होंगे दोस्तों, पीएचडी करके आए होंगे अपने जगह से। इसके बाद ही हाँ, एक बार जरा फिर से एक बार बताइए। हाँ, कोई डाउट आ रहा था किसी के भी मन में? यस सर। सर जो राजा सवाई जय सिंह ऑफ अम्बेर थे, हाँ सर हाँ उन्होंने ही इक्विलिट्स एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री को ट्रांसलेट किया था ना सर संस्कृत में। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अगर एमसीक्यू आता है कि हु ट्रांसलेटेड इक्विलिट इन संस्कृत, और सर ऑप्शंस हो तो व्हाट शुड वी हैव टू टेक? अल बरूनी को डालिएगा। जी सर। हाँ, अल बरूनी को डालिएगा, बिना किसी डाउट के, कोई काटेगा नहीं। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे एमसीक्यूज वैसे आएंगे नहीं जिसमें कॉन्ट्राडिक्शन चलती है। एंशिएंट में आप शायद थे या नहीं थे मुझे आइडिया नहीं है, डेट्स में कभी भी क्वेश्चन नहीं आता है, और लोग यहाँ पे बार बार वही पूछ रहे थे कि सर आईवीसी का जो डेट है वो 2500 आपने बताया है, किसी किसी किताबों में 2600 दे रखा है, किसी किसी किताब में 2700 दे रखा है। मैंने कहा कि देखो भाइयों, तुम्हें जो टिक लगाना है लगा लो, ऐसे क्वेश्चन कभी भी यूपीएससी पूछने वाला नहीं है। तो अगर आता भी है, देखिए वैसे आएगा नहीं, मैं पूरी श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ, लेकिन अगर आएगा भी तो वो उस पर अल बरूनी पे ही टिक लगाइएगा, ठीक है? तो अब चीजों को कंटिन्यू करते हैं। इसके अलावा किसी के आपके मन में या फिर किसी के मन में कोई सा भी डाउट? शिवाजी और बाकी स्टूडेंट भी ये बात ठीक कह रहे हैं सर, है ना। एक्चुअली हमें हिस्ट्री में काफी डाउट होता है। हिस्ट्री में हमें दो चीज ध्यान रखनी चाहिए। एक तो हम अपने क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं कि अगर ये नहीं होता तो फिर क्या होता हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको जनरली बता रहा हूँ सबको कि ऐसे कभी क्वेश्चन सोचो ही मत, क्योंकि हिस्ट्री में जो हुआ है उसी के बारे में वो लोग पूछेंगे। ये होता हमारी मन गलत कहानी है, उस पर क्वेश्चन आएगा, इससे हमारा थोड़ा एनर्जी और टाइम वेस्ट होता है, ठीक है ना। बिल्कुल। दूसरा डेट्स और या फिर कोई ऐसे सोर्सेज जो बिल्कुल वेल प्रूवन नहीं है, ठीक है, या कंक्लूसिवली ड्राइव नहीं करते, या जिसमें कंफ्लिक्ट है, कॉन्ट्राडिक्शन है, या डाइवर्जेंस ऑफ व्यूज है, तो उस पे भी यूपीएससी चांसेस है कि बहुत कम पूछेगा। मैं नहीं कहता, लेकिन 99% नहीं पूछेगा। एक आ गया तो उसको हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी ज्यादा एनर्जी उन चीजों पे नहीं लगाएंगे, हम उन पे लगाएंगे तो बिल्कुल चीजें क्लियर है। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, तो देखिए एक चीज़ मैं आपको अभी डाउट सॉल्व क्लियर कर देता हूँ। पहले तो देखिए, कभी भी यूपीएससी सवाल करता है, बस 1 मिनट का टाइम लूंगा, जो अभी सर ने बोला कि एक क्वेश्चन अगर आ जाए कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता, वैसा नहीं हुआ होता, उसमें हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें क्या करना है मैं आप लोगों को बताता हूँ, अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ दोस्तों, चीज़ें गलत नहीं होंगी। अगर एक सवाल आया था मेरे मन में और वो 2019 का सवाल हुआ करता था, 2019 या फिर 17 का, मुझे एक कंफर्म नहीं याद है, लेकिन वो आया था कहीं ना कहीं। उसमें चीज़ें ये पूछी गई थी, या फिर कुछ इस हिसाब से जो क्वेश्चन था उसका फ्रेम कुछ ऐसा कह रहा था कि अगर ब्रिटिशर्स इंडिया नहीं आए होते, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, अगर ब्रिटिशर्स, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कहीं ये क्वेश्चन, अगर ब्रिटिशर्स इंडिया नहीं आए होते तो क्या हम लोग चलना भी नहीं सीख पाते? जरा ध्यान देते जाइएगा, क्योंकि हमारे जितने भी सोर्सेस हैं दोस्तों, सारे के सारे ब्रिटिशर्स के ही द्वारा लिखे गए हैं, सारे के सारे अंग्रेजों के ही द्वारा लिखे गए हैं, और उन्होंने हमारे कल्चर को, सिविलाइजेशन को इतनी बुरी बुरी गालियां दी है। उन्होंने ये कहा है कि हम अगर नहीं आए होते, ब्रिटिशर्स अगर नहीं आए होते तो हम लोग अनसिविलाइज्ड रह जाते, हमें चलना तक नहीं आता। आप लोगों ने ये जरूर सुना होगा। इस क्वेश्चन में क्या करना है दोस्तों, हमें देखिए, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उनमें क्या करिए कि अगर ब्रिटिशर्स के जितने भी पॉजिटिव पॉइंट हैं उसको नेगेटिव बना दीजिए।
याद रखिए दोस्तों, अगर सवाल आते हैं कि सपोज करिए हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का जो सिविलाइजेशन हुआ करता था वो हुआ ही ना होता, फिर हम लोग क्या करते? तो इसकी जितनी पॉजिटिव चीजें हैं ना उसको नेगेटिव बना दीजिए। अब उसको कैसे नेगेटिव बनाइएगा? इंडस वैली सिविलाइजेशन से ताल्लुक हमारा मेसोपोटामिया का हुआ करता था, मेसोपोटामिया का जो सिग्निफिकेंस है उसको बढ़ा दीजिए कि हम उसी के थ्रू उसी के कल्चर को फॉलो कर रहे होते। ट्रेडिंग पर सारी चीजें इसी पर केंद्रित कर दीजिए। उसी के साथ ही ब्रिटिशर्स वाले क्वेश्चन पे क्या करिए, अगर ये लोग नहीं आए होते तो जितनी भी सारी इनकी पॉजिटिव चीजें थी उनको नेगेटिव दिखा दीजिए। किस तरह से करना है, कैसे क्या करना है, आई होप अब थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। हमें कुछ नहीं करना है, वो जो क्वेश्चन पूछेगा जिसका फेवर लेगा हमें उसके अगेंस्ट में चीजें लिखनी है, हमें उसका नेगेटिव दिखा देना है। थोड़ी थोड़ी एक आध क्वेश्चन में नेगेटिव अप्रोच भी करेंगे चीजें दोस्तों, उन्हें अच्छा लगेगा, क्योंकि हर कोई जो आंसर होता है वो पॉजिटिव में लिखता है, वो उन्हें भी पसंद नहीं आती हैं चीजें। आई होप अब ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि अगर ये नहीं होता वो नहीं होता। क्लियर है? जल्दी से बताइए। क्लियर है? एक बार जरा बताइए। यस सर, क्लियर। हाँ ठीक है, तो अब फिर से एक बार टॉपिक पर आते हैं। ये अभी मैं कह रहा हूँ मेरी क्लास के बीच में या फिर मेरे क्लास के दौरान में ज़्यादा मत सोचिए, चीज़ें को बस दिमाग में रखते जाइए, लिखते जाइए, और फिर देखिए इसके बाहर से अगर क्वेश्चन आएंगे फिर मेरे पास लेकर के आइएगा। तो यहाँ पर अल बरूनी के बारे में बातें हो रही हैं, तो यहाँ पे फादर ऑफ इंडोजोलॉजी इनको कहते हैं। अब इंडोजोलॉजी मैं सोच रहा था कि कोई मेरे से पूछेगा, लेकिन किसी ने पूछा नहीं कि ये होता क्या है। एक्चुअली क्या देखा जाता है, ये एकेडमिक स्टडीज़ पर बातें की जाती हैं, चाहे वो हिस्ट्री का कल्चर हो, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे आप कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर बातें की जाती हैं, इसके बारे में चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो ये एल बरूनी के बारे में बातें हो रही हैं दोस्तों, तो तीन चीज़ें हमारे पास उभर करके आती हैं, जो कि मैंने अभी आपको पिछले ही स्लाइड में करवाया था। उनकी किताबों पर सवाल आते हैं दोस्तों। आप लोगों को एक उनका जो किताब है वो पता होगा, जिसको हम लोग किताब उल हिंद के नाम से जानते हैं दोस्तों। एक बार याद रखिएगा दोस्तों, इस किताब का जिक्र ना जाने मेडिवल में कितनी बार होने वाला है, क्योंकि ये एक तरह से सोर्सेज पर हमारे सामने जो चीज़ें हैं वो उभर करके आती हैं। एंशियंट के दौरान अगर मैं बातें करूं तो हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज सीमित हो जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास देखा क्या जाता है, मेडिवल में हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के तौर पर चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो बुक्स वगैरह लिखते जाइएगा, साथ साथ कैसे बनाना है, एक नोट के तौर पे बनाना है, वो मैंने आप लोगों को बताया था। तो किताब उल हिंद के बारे में चीज़ें बताती हैं कि वो होता क्या है। पहले तो इसके लैंग्वेज पे सवाल आता है कि दोस्तों ये जो किताब है किस लैंग्वेज में लिखी गई थी, तो ये अरेबिक लैंग्वेज में लिखी गई थी। चीज़ें लिखते जाइएगा साथ साथ पॉइंट बना करके। अब ये किसके बारे में हुआ करती थी, याद करिए दोस्तों, वो दिन जब मैं आप लोगों को बताते आता था कि नाम से हम चीज़ों को एक कहानी बना सकते हैं। तो किताब उल हिंद, आप लोग नाम से ही समझ रहे होंगे कि ये कुछ हिंदुस्तान पर चीज़ें लिखी गई होंगी। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में जो जितनी भी सोशल लाइफ हुआ करती थी उसके बारे में चीज़ें लिखी गई थी, कैसे सारी चीज़ें आगे बढ़ी थी, क्या क्या सब कुछ हुआ था। इसी के साथ ही साथ जो हमारा यहाँ पर जो किताबों के बारे में बातें की जाती हैं, वेट्स और मेजर के बारे में बातें की जाती हैं। और उसी के साथ ही साथ जो इस किताब का जब भी कोई एक चैप्टर स्टार्ट होता है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ईच चैप्टर बिगिंस विथ अ क्वेश्चन। आप लोगों ने आज के टाइम में कोई भी सवाल देखा होगा या फिर कोई भी किताब देखा होगा जिसमें कोई सा भी चैप्टर स्टार्ट होने से पहले हम एक क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। इसका पूरा फायदा हमारे एनसीईआरटी की जो किताब है उसमें देख पाते होंगे, 6, 7, 8, 9, 10 की, कि एक इंसान हुआ करता था, उसने चीज़ों को किस हिसाब से आगे ये क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है, ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने देखे गए थे। तो किताब उल हिंद के बारे में अगर मैं बातें करूं तो कुछ इस हिसाब से चीज़ें हमारे सामने आएंगी कि वहाँ पर ये जो किताब है वो अरेबिक लैंग्वेज में लिखी गई थी, वहाँ के सोशल लाइफ को इन्होंने बताया था, और वेट्स और मेजर पे काम करते करते के साथ ही ईच जो चैप्टर है वो एक क्वेश्चन से शुरुआत की गई थी। इसके बीच में किसी के भी मन में कोई सा भी डाउट होगा तो ज़रूर पूछिए दोस्तों।
हाँ, तो मैं ये आशा करता हूँ किसी के भी मन में कोई सा भी डाउट नहीं होगा। अब चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा और, तो ज़रा ध्यान देते जाइएगा दोस्तों। अगली जो किताब हमारे पास उभर करके आती है, जो कि अल बरूनी के ही द्वारा लिखी गई थी, और वो कुछ इस हिसाब से हमारे सामने आती हैं। आप लोगों को आइडिया होते जाइएगा, तो मन में जो नाम है उसको याद करते जाइएगा। उसका जो नाम है दोस्तों कुछ इस हिसाब से हमारे सामने देखा जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं तहकीक ए हिंद। याद होगा, TEH स्पेलिंग है TEHQEEQIHIND। यानी कि आप लोग नाम से कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि ये इंडिया में कुछ तहकीकात पर चीज़ें जा रही हैं, मतलब तहकीक ए हिंद। वैसे मुझे ओरिजिनली उर्दू नहीं आती है, लेकिन मैं एक आइडिया ज़रूर लगा सकता हूँ कि कुछ इस हिसाब से इसका नाम होगा। तो यहाँ पर जो ये किताब है दोस्तों, इसके बारे में क्या कहा जाता है कि इंडिया के रिलीजन पर जो सवाल है, या फिर जो टॉपिक है, या फिर जो डाउट है, वो इस किताब में क्लियर की गई है। इंडिया की जो भी सारी लिटरेरी सोर्सेज आज से पहले हुआ करती थी, आज कहने का मतलब क्या है दोस्तों, हमारा 1025 से पहले तक का जो टाइम फ्रेम हुआ करता था, चाहे वो एंशियंट का हो, चाहे शुरुआती दौर अगर मेडिवल की बातें करें, तो आज से पहले जितनी भी सारी सोर्सेज थी इसमें उसका जिक्र किया गया था। उसी के साथ ही साथ जो वहाँ का इंडिया का ट्रेडिशन हुआ करता था, ट्रेडिशन ऑफ इंडिया के बारे में चीज़ें यहाँ पर क्लियर की गई हैं। अब मेरे जो पढ़ाने का स्टाइल है दोस्तों, मैं चीज़ों को रिलेट करूँगा, इसीलिए मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। मैं किसी भी टॉपिक को करवाता हूँ दोस्तों, उसके साथ में वहाँ का सिग्निफिकेंस जोड़ता ही जोड़ता हूँ। आपने IVC का टाइम देखा था, मौर्य का टाइम देखा था, गुप्ता का टाइम देखा था। इसके बारे में मैंने इन लोगों की जोग्राफिकल कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन, सोसाइटी, रिलीजियन, कल्चर, डेवलपमेंट, फिर उसके बाद वुमेन कंडीशन, आप आम आदमी का सिचुएशन, ये सारी चीज़ें बता करके, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, बहुत सारी चीज़ें हैं। आंसर लिखते लिखते आपके हाथ दर्द हो जाएंगे दोस्तों, लेकिन कॉन्सेप्ट कभी रुकेगा नहीं। मेरा यही एक सिद्धांत होता है। अब इन्होंने क्या किया, अल बरूनी ने हमारे हिंद के बारे में, हमारे इंडिया के बारे में सारी चीज़ें बता दी। और कैसे बता दी, उन्होंने तहकीक हिंद में रिलीजन बता दिया, लिटरेचर बता दिया, लिटरेरी सोर्सेज के बारे में बातें करी। उसी के साथ ही साथ जो ट्रेडिशन ऑफ साइंटिफिक चीज़ों पर बातें यहाँ पर हो रही हैं। इससे पहले जो किताब हमारे पास हुआ करती थी, किताबुल हिंद के बारे में, वहाँ पर जो चीज़ें आती हैं, इंडिया का सोशल लाइफ हुआ करता था। अभी जस्ट मैंने बताया वेट्स और मेजर के बारे में अगर बातें हो रही हैं, तो याद रखिए दोस्तों, ये साइंस के बारे में बातें हो रही हैं। तो उसी के साथ ही साथ जो एक सिग्निफिकेंस के तौर पे अगर इंडिया को आप लोग समझ रहे हैं ना, तो उस पर जब आप लोग अटैक करेंगे तो कोई मुश्किल काम आप लोगों के लिए नहीं दिखाई देगा। क्लियर है दोस्तों। इसी के साथ ही साथ इस टाइम में एक और किताब लिखी गई थी। ये सोर्सेज पर सवाल आते हैं दोस्तों, चाहे स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हो, चाहे UPSC कर रहे हो, ये ज़रूर आते हैं। आप लोगों ने एक किताब का नाम सुना होगा जिसको हम लोग फिरदौशी के नाम से जानते हैं। फिरदौशी का जो स्पेलिंग है FRIDAUSI, फिरदौशी का नाम सुना होगा। ये हमारा शाहनामा के द्वारा लिखा गया था। अब क्या सिग्निफिकेंस है, क्या सिग्निफिकेंस नहीं है, इस पर इतने ज़्यादा सवाल हमारे पास उभर करके नहीं आते हैं। इसी के साथ ही साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो चीज़ें हमारे सामने कुछ इस तरह से आती हैं कि अभी हमारे पास मोहम्मद गजनी आए थे और अभी गौरी का टाइम फ्रेम आता है। तो उससे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि जो हमारा सीरिया में उस टाइम लड़ाई वगैरह चल रहा था, फिर उसके बाद आप लोगों को पता है कि ये लोग इंडिया आए थे पैदल चल करके, किस तरह से आए थे, कैसे आए थे, आप लोगों को सारी चीज़ें पता है। उसके बाद में ही एक कहानी के तौर पे टाइमलाइन समझते जाइएगा। जो मोहम्मद गजनी हुआ करते थे, मोहम्मद ऑफ गजनी के नाम से हम जानते हैं, तो मोहम्मद गजनी हुआ करते थे, ये रिप्लेस हो गए थे। ही वॉज रिप्लेस्ड बाय, आप लोगों ने सेल्जूक्स का नाम सुना होगा, SELJUKS, सेल्जूक्स का नाम सुना होगा। अब उसके बाद हुआ था क्या, ये यहाँ पर राजा बन गए थे। इसके साथ हुआ क्या, इनके आते के साथ ही, ये मैं इंडिया की बातें नहीं कर रहा हूँ, ये मैं इनके थोड़े बैकग्राउंड की बातें कर रहा हूँ, कि मोहम्मद ऑफ गजनी वॉज रिप्लेस्ड बाय सेल्जूकस। अब सेल्जूकस ने क्या किया था, 2 डिवीज़न किया था। यानी कह सकते हैं कि अगर सीरिया पर लड़ाई करनी है तो एक तरह से कह सकते हैं कि फाउट ओवर द कंट्रोल ऑफ सीरिया पर बातें की जा रही हैं। तो सीरिया की लड़ाई के लिए 2 डिवीज़न हुआ करते थे, जो कि एक हमारे सामने आप कह सकते हैं कि ख्वाजनी नाम से एक
इंसान उभर करके आते हैं जिनका स्पेलिंग है KHWARIZINE। याद रखिएगा दोस्तों, ये नाम फेमिलियर करवा रहा हूं। उसी के साथ ही साथ दूसरा हमारे सामने गुरीद करके एक नाम आए थे, और ये जो गुरीद है यही हमारे मोहम्मद गौरी हैं। क्लियर है दोस्तों? याद रखिएगा क्या इनके बीच रिलेशन है, कैसे ये लोग इंडिया आए थे, क्या क्या सारी चीजें हुई थी। अब उसके बाद हुआ क्या कि जो हमारे, हाँ बताइए बताइए। फिर से दोबारा रिपीट कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसको 50 बार कराऊंगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। मोहम्मद ऑफ गजनी का जब टाइम फ्रेम हुआ करता था, मोहम्मद ऑफ गजनी की अगर टाइम फ्रेम की बातें करूं तो ये इंडिया में तो 1025 के टाइम में आया था। इससे पहले की अगर मैं बातें करूं, ये आया कहाँ था, सीरिया के इलाके से, तुर्की के इलाके से उभर करके आया था। ये सारी चीज़ें पता ही है। ही वॉज रिप्लेस्ड बाय सेल्जुक्स, वहां पर जो राजा उभर करके आया था सेल्जुक्स आ गया था। अब इसके पास कोई काम नहीं है तो ये चलो इंडिया चलते हैं। इसी के बाद सेल्जुक्स के आते के साथ ही इन्होंने 2 डिवीज़न कर दिए। वहाँ के जो आप कह सकते हैं कि मे बी ये लोग दुश्मन हुआ करते होंगे कि अब इस सीट पर फिर से कौन बैठे। इन दोनों के बीच लड़ाई चलती होगी कि अब इसको कौन हराए, कोई इसके फेवर में होगा, कोई इसके अगेंस्ट में होगा, या दोनों ही आपस में लड़ते होंगे, या फिर इसको मारने की साजिश बनाते होंगे। तो 2 हमारे पास पार्टी उभर करके आई। अब एक आइडिया के लिए याद रखिए, ये बीजेपी है, ये कांग्रेस है, इनको ये सीट चाहिए सीरिया की, जहां पे अभी सेल्जुक्स बैठा हुआ है। अब इससे ज़्यादा क्लियर मैं नहीं बता सकता हूँ, पॉलिटिकल पार्टी में मैं कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, बस मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब इसके बाद होगा क्या कि यहाँ पर चीज़ें हमारा एक ख्वाजिनी के नाम से KHWARIZINE हमारे सामने एक ये उभर करके आए थे। दूसरे हमारे पास गुरीद उभर करके आए थे, GHURID, जिनको हम लोग मोहम्मद ऑफ गौरी के नाम से या फिर मोहम्मद गौरी के नाम से हम जानते हैं। अब आगे की कहानी सुनिए। हुआ क्या कि इस बंदे ने, ख्वाजिनी ने, हमारे गौरी भाई को हरा दिया, और उसके बाद इसको ईरान के इलाके में, अफगानिस्तान के इलाके में धक्का दे दिया कि तुम अब हमारे इलाके से चले जाओ, अब हम यहाँ के डॉन हैं, हम यहाँ के राजा हैं। इसके बाद अब गुरीद ने सोचा कि हमारे पास तो कोई काम है नहीं, लेकिन हमें क्या करना है, मेरा एक एम है यूपीएससी क्लियर करने का, मेरा एक सपना है डीएम बनने का, या फिर मेरा एक सपना है, यहाँ पर इस पोस्ट को हटा करके, मेरा एक सपना है पॉलिटिशियन बनने का। पॉलिटिशियन बनने के लिए हमें क्या चाहिए दोस्तों? पैसा चाहिए, वेल्थ चाहिए। इसने क्या किया, अब इसने सोचा ईरान में, अफगानिस्तान में इतने सारे रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है, वहाँ पानी के लिए लोग मरते हैं, खाने के लिए लोग मरते हैं, आज भी अगर देखी जाए तो। अब इसने क्या किया, धीरे धीरे करके सोचा कि मैं इंडिया आऊंगा, यहाँ का जो वेल्थ है, यहाँ का जो रिसोर्सेज है, उसको जीतूंगा, उसको लूटूंगा, बार बार लूट करूंगा आकर के, फिर उसके बाद हम वापस हमारे सीरिया जाएंगे और उस जो बंदे हैं जिसका नाम ख्वाजनी है, उसको हरा करके हम वहाँ की राजगद्दी पे बैठेंगे। क्लियर है दोस्तों? अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट, एक चीज याद रखिए दोस्तों, हिस्ट्री में मैं नहीं समझता कि जो चीजें अभी आप लोग कर रहे हैं कोई इतनी डिटेल में करेगा। अब एक रीजन कभी भी आएगा, क्वेश्चन सवाल, अगर मोहम्मद गौरी ने इंडिया को जीता तो वो राजा क्यों नहीं बना दोस्तों? इसका सवाल का जवाब आप लोगों को मिल चुका है कि उसने क्या किया था, उसका पूरा मन था सीरिया जीतने का, उसका कभी इंडिया आने का मन ही नहीं था दोस्तों। उसके बाद ही यहाँ की गद्दी पर उसने स्लेव को बिठा दिया। घोरी को पता था कि हमारे इंडिया में आज भी रिसोर्सेज की, या फिर उस टाइम भी अगर रिसोर्सेज की, पैसों की कोई कमी नहीं हुआ करती थी, फिर भी वो छोड़ करके अपने देश जो सीरिया है वहाँ पर गया, ईरान और अफगानिस्तान के रास्ते चल करके, और चीज़ों को जीता हारा, वो कभी सवाल नहीं आने, सवाल हमारे इंडिया सेंट्रिक पर आने हैं, इंडिया की चीज़ों पर आने हैं। तो वाई गोरी नॉट बिकम द रूलर ऑफ इंडिया? क्योंकि वो चाहता तो आज जहाँ पर हम ऐबक का नाम लेते हैं वहाँ पर हम घोरी का नाम लेते। याद है ना दोस्तों किस प्रकार पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई हुई थी, सारी चीज़ें आगे बढ़ी थी, ये सारी चीज़ें। तो रिसोर्सेज इकट्ठे करने के लिए, वेल्थ इकट्ठे करने के लिए वो हमारे भारत आया था, चीज़ों को अच्छे से गहराई से पढ़ करके समझ करके यहाँ से गया था, और फिर जा करके सीरिया अटैक करके वहाँ की राजगद्दी पे बैठा था। अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। आई होप ये कहानी में किसी को भी कोई सा भी डाउट नहीं होगा, जल्दी से बताइए। क्लियर है? बहुत बढ़िया, हाँ थैंक यू।
तो अब अगला जो हमारा राजा उभर करके आता है, अभी जस्ट मैंने आप लोगों को जो हमारा कॉन्सेप्ट है मोहम्मद बिन कासिम का और महमूद ऑफ गजनी, याद रखिए दोस्तों, यहां पर हमारे सामने महमूद ऑफ गजनी का नाम लिखा जा रहा है, यानी महमूद ऑफ गजनी। ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि महमूद एक पोस्ट को बोलते हैं, महमूद एक टाइटल को बोल सकते हैं, याद है। इसी के साथ ही साथ पोस्ट को लेकर के देखते जाइएगा क्या क्या सारी चीजें चलती जा रही हैं, चीजें किस तरह से आगे बढ़ रही हैं। इसी के साथ ही साथ हमारे पास जो दोनों इन्वेजन के बारे में आप लोगों को बता दिया। तीसरा जो इन्वेजन हुआ था 73 के अराउंड में, 1173 एडी के अराउंड में, जो कि मोहम्मद घोरी आए थे हमारे इंडिया में। हमें यही पढ़ना है, इंडिया कैसे आए, कहाँ से आए, उतना नहीं देखना कि ये वहाँ वापस गए थे, वहाँ जीते हारे। ये ज़रूर देखना है कि वो इंडिया से क्या लेकर के गए थे। अफगानिस्तान से आए थे, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि इनको धक्का दे दिया गया था ईरान और अफगानिस्तान के इलाके में, जिस हिसाब से ये अफगानिस्तान के रास्ते आए थे। इनके आने पर सवाल आता है दोस्तों, इंडिया में अगर मैपिंग की अगर बारे में अगर बातें करूं तो पास पर सवाल आता है, किस पास से मोहम्मद गौरी आया करते थे दोस्तों? तो ये हमारे खैबर पास से नहीं आए थे, ये हमारे बोलन पास से आए थे दोस्तों। सवाल यहां से आता है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं। बोलन पास से वो आए थे हमारे इंडिया में। लोग गलती क्या करते हैं, खैबर पास पे टिक लगाते हैं और कहते हैं सर मेरा गलत क्यों हुआ। फिर मैं कहता हूं दोस्तों, मैंने आप लोगों को तो इतने अच्छे से बताया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, मोहम्मद गौरी बोलन पास से इंडिया आए थे और चीजों को फिर उन्होंने अपने हिसाब से करने की कोशिश की थी। इसके बाद 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, जिसको कहते हैं कि तराइन का जो युद्ध हुआ था वो तराइन का इलाका हमारे हरियाणा में है। याद रखिएगा दोस्तों, सवाल यहां से भी आता है। उसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 1192 में जो चीजें उभर करके आई थी, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, क्लियर है, इसमें कहीं किसी के भी मन में कोई शक नहीं होगा। पहली बार में वो हार गया था। मे भी हो सकता है 73 से लेकर के 91 तक आते आते उसके पास पैसा हो, उसके पास रिसोर्स हो, लेकिन उसको एक चीज की कमी थी दोस्तों, दिमाग की। उसको ये नहीं पता था कि हिंदू राजा यहाँ पर बैठा हुआ है, हमारा इंडियन ओरिजिन का राजा बैठा हुआ है। उसको इन सारी चीज़ों से मतलब नहीं है। उसको अगर हम जानते हैं तो ब्रेवरी के लिए उसको हम जानते हैं, तो उसकी स्ट्रैटेजी के लिए जानते हैं, और इस चीज़ में वो मार खा गया था, इस वजह से वो हार गया था। और सामने हमारे पृथ्वीराज चौहान जी हुआ करते थे। इसी के साथ ही साथ क्या देखा जाता था दोस्तों, गौरी ने एक एग्रीमेंट तैयार करा। एग्रीमेंट में क्या किया, जयचंद को उसने अपने साथ मिला लिया। याद रखिएगा दोस्तों, जयचंद अगर उसके साथ नहीं मिला होता तो गौरी का नाम हमारे इंडिया के हिस्ट्री में कभी आया ही नहीं होता। तो ही अलाइड विथ जयचंद। जयचंद का जो राज्य हुआ करता था, कहाँ का हुआ करता था, कन्नौज का हुआ करता था दोस्तों। कन्नौज के बारे में एंशिएंट की क्लासेस में देखिएगा कितना ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस मैंने कन्नौज के बारे में लिख बताया है। तो ये जयचंद ऑफ कन्नौज हुआ करते थे, और फिर उसने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया दोस्तों। ये सारी चीजें उभर करके आई थी, चीजें कुछ इस हिसाब से आई थी। एक बार फिर से देखिए, 1191 का टाइम फ्रेम समझाया, 1192 का टाइम फ्रेम समझाया। अब हमारे सामने 1194 का टाइम फ्रेम आता है। अब इसके बाद हुआ क्या, जिस जयचंद ने हमारे गौरी भाई का साथ दिया था, उस जयचंद को इसने बैटल ऑफ चंद्रवाहर में हरा दिया था। CHANDAVAR, बैटल ऑफ चंद्रवाहर। इसमें क्या हुआ था, घोरी डिफीटेड जयचंद, और उसके बाद ही उसने जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसको अपॉइंट कर दिया था यहाँ का राजा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि कुछ इस प्रकार चीजें आई थी कि ऐबक को उसने अपना मेन स्लेव या फिर सबसे इंपॉर्टेंट स्लेव का दर्जा दे दिया गया हो। उसके बाद ही यही उससे प्रॉमिस किया गया हो कि चलो ठीक है, तुम अब यहाँ का रीजन संभालना, हम अब चलेंगे अपने देश में। तो बैटल ऑफ तराइन के बारे में दोस्तों हर कोई समझेगा, हर कोई बताएगा। चंद्रवाहर की लड़ाई किसके बीच में हुई थी, हमारे घोरी भाई के बीच में और हमारे जो जयचंद हुआ करते थे उनके बीच में हुई थी।
क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, आप लोग समझ सकते हैं। इसने इसको हराने की कोशिश की हो या फिर ये कहा हो कि मुझे कुछ ज़्यादा चाहिए, इसने मना कर दिया और सोचा हो कि चलो ठीक है अब इसको भी हटा देते हैं। दूसरा तरीका ये है कि ये इसके रास्ते में आने लग गया हो, इस वजह से इसने सोचा हो कि यार ठीक है, कन्नौज का सिग्निफिकेंस है, कन्नौज इतना अच्छा इलाका है, हमें उस पर अब कब्जा करना चाहिए क्योंकि रिसोर्सेज की वहाँ कभी कमी नहीं होगी। इस वजह से उसने चीज़ों को हरा दिया। अब मान सकते हैं जयचांद पर कभी भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों, मेन रीजन ऑफ डिक्लाइन या फिर कन्नौज का जो डिक्लाइन है, आप उसको यहां से भी ताल्लुक अगर कर देंगे ना दोस्तों, कोई नहीं काट पाएगा, कोई काटेगा मेरे सामने लेकर के आइएगा। मतलब आंसर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब इसके बाद हुआ क्या, पृथ्वीराज चौहान पर कभी भी सवाल आते हैं, अगर प्रीलिम्स के हिसाब से मैं दोस्तों देखूं जाऊं, पीआरसी मैं उनके बारे में लिख रहा हूं, पृथ्वीराज चौहान के बारे में। यहां पर क्या होता है, इन्होंने, इनके द्वारा दिल्ली का जो एक इंपॉर्टेंस है ना दोस्तों, इन्होंने ही बनाया था। एक तरह से मान सकते हैं कि दिल्ली को एक तरह से फाउंडेशनल सिटी के तौर पे पृथ्वीराज चौहान ही हुआ करते थे, जिन्होंने बताया था कि फर्स्ट फाउंडेशनल सिटी ऑफ दिल्ली के तौर पे चीज़ें उभर करके आई थी। इसका जो सिग्निफिकेंस है, इसके जो एविडेंस है दोस्तों, हमारा किला राय पिथौरा, आप जानते होंगे पिथौरा के नाम से एक किला है, QUILARAI लिखते जाइएगा, PITHORA। यहां पर कह सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान फाउंडेड किला राय पिथौरा, जो कि फर्स्ट फाउंडेशनल सिटी ऑफ दिल्ली के तौर पे चीजें उभर करके आती हैं। अब इसके बाद चीजें कुछ इस हिसाब से आती हैं दोस्तों, रैंक पर सवाल आते हैं। रैंक पर सवाल कैसे आएंगे, कैसे नहीं आएंगे, ये सारी चीज़ें हमारा जो दिल्ली सल्तनत का टाइम है, इसमें चीज़ें उभर करके आती हैं। कुछ इस हिसाब से कहते हैं कि दीवान ए विराजत के नाम से चीज़ें आती हैं, DIVANIWI। अब ये कौन कौन हुआ करते हैं दोस्तों, ZARAT, ये आप कह सकते हैं इल्तुतमिश के टाइम पे। देखिए रैंक करवा रहा हूं, कौन क्या हुआ करते थे, दीवान एक खैरात के नाम से आप जानते होंगे, आप दिवात रियासत के नाम से जानते होंगे, किसके दौरान आए थे, कैसे आए थे, ये सारी चीज़ें दोस्तों इतनी सिंप्लीफाई वे में है ना, इससे ज़्यादा रैंक आप लोगों को दिल्ली सल्तनत में देखने को नहीं मिलेगा। मैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग लिख रहे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी लिख रहे होंगे तो आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा, इसकी टेंशन ना लीजिए। पहला रैंक हमारे पास, रैंक की जब भी बात होंगी दोस्तों याद रखिएगा ये एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुक रखेगा। तो दीवान ए विराजत की बातें आती हैं, कुछ विरासत से चीज़ें आती हैं, या फिर आप कह सकते हैं WIZARAT, ये हमारे इल्तुतमिश के टाइम पे हुआ करते थे। ये भी लिखते जाइएगा किसके टाइम पे ये रैंक सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ करता था। तो दीवान ए विराजत हमारे इल्तुतमिश के टाइम पे हुआ करता था, जो कि हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट को संभालता था। इसी के साथ ही साथ अगला जो हमारे सामने रैंक उभर करके आता है, दीवान ए अर्ज, ARZ। अब ये कौन हुआ करते थे, ये हमारा बलबन के टाइम आता था। बलबन ने क्या किया था, क्यों सबसे मशहूर हुआ करता था, क्योंकि उसकी जो आर्मी है ना दोस्तों बहुत ही शक्तिशाली हुआ करती थी, इसलिए उसने इस पोस्ट का निर्माण किया था दीवान ए अर्ज के नाम से। इसी के साथ ही साथ दीवान ए रियासत के नाम से हमारे सामने चीजें उभर करके आ रही हैं। ये हमारा अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे ये रैंक सबसे ज्यादा देखा गया था। इसमें क्या हुआ था कि जो मार्केट पे नजर बनाया हो, मतलब ये है कि मार्केट का ऑफिसर हो, जो मार्केट की चेकिंग वगैरह करता हो एज सुपरवाइजर के तौर पे, हम ये मान सकते हैं। इसके साथ ही साथ दीवान ए MUSTAKHRAJ, इसके अगर प्रोनाउंसिएशन की बातें करें तो मुस्तक राज के नाम से हम इसे जानते हैं, या फिर मुस्तका राज के नाम से हम इसको कह सकते हैं। ये हमारा अलाउद्दीन खिलजी के ही टाइम पे हुआ था, हमारे AK-47 के ही टाइम पे हुआ था। अब ये क्या करते हैं दोस्तों, ये हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर, इस पर सवाल आते हैं कि ये किस जगह का काम होता है, तो ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट से संपर्क रखते हैं। इसी के साथ ही साथ अगले रैंक के बारे में बातें करूं तो दीवान ए कोही के नाम से एक जाना जाता है। ये कौन सा रैंक हुआ करता है, किसके दौरान हुआ करता है, पहले ये देखिए, ये मोहम्मद बिन तुगलक के दौरान में ये रैंक उभर करके आई थी। अब इसके सामने क्या होता है, ये किस डिपार्टमेंट में होते हैं, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की चीजों को हम कहते हैं। इसी के साथ ही साथ दीवान ए खैरात, बहुत फेमिलियर सा नाम लग रहा है,
खैरात वगैरह, तो ये कहाँ का होता है, KHIRAT के बारे में। ये भी अगर देखा जाए तो तुगलक डायनेस्टी में होती है, लेकिन ये फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे चीजें दर्शाई जाती हैं। अब ये किस डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता है दोस्तों, खैरात की चीजें हैं, तो कुछ मैरिज के तौर पे चीजें हमारे सामने उभर करके आती हैं, शादी विवाह के नाम पे। तो एक तरह से हम इसको डिपार्टमेंट चैरिटी का मानते हैं कि सपोज करिए अगर कोई लड़की है, गर्ल चाइल्ड है, वो बहुत ज़्यादा पुअर है, तो चैरिटी के हिसाब से चीज़ें आती हैं, उसको हम लोग दीवाने खैरत के नाम से जानते हैं। अगला जो रैंक हमारे सामने उभर करके आता है दोस्तों, जिसको हम लोग कहते हैं दीवान ए बंदागन। याद रखिएगा दोस्तों, दीवान से लेकर के कोई भी सवाल आएगा आज के बाद नहीं फंसने वाला दोस्तों। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाइड वे में यूपीएससी अखाड़ा के अलावा और कहीं नहीं देखने को मिलेगा। दीवान ए बंदागन के बारे में अगर बातें करें तो ये फिरोज शाह तुगलक के बारे में चीज़ें दर्शाई गई हैं। अब ये क्या होता है दोस्तों, ये स्लेव्स पर कुछ बंदा मतलब बंदागन, या फिर आप कह सकते हैं ये समथिंग रिलेटेड टू बंदा कह लीजिए, या फिर जो बंदी होते हैं उस पर कह लीजिए। तो नाम से हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये स्लेव डिपार्टमेंट जरूर हैंडल करता होगा। इसी के साथ देखिए चीजें थोड़ी ज्यादा है, लेकिन मैं ये जानता हूं आज के बाद इस पोस्ट को लेकर के किसी के भी मन में कोई सा भी डाउट नहीं आएगा। दीवान ए इशी का आप लोग जानते हैं, इशी का मतलब इश्ती का उसका नाम है ISTI, इश्ती KAKA। इश्ती का नाम हमारे सामने उभर करके आता है। ये भी हमारा फिरोज शाह तुगलक के बारे में दर्शाती है। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, ये ओल्ड एज पेंशन की बातें करते हैं। ये जो पोस्ट हुआ करता है वो पेंशन के बारे में बातें करते हैं। इसी के साथ अब जो दीवान का सिलसिला है ये खत्म हो गया। एक हमारे पास बरीद ए मुमलिक के नाम से MUMALIK के नाम से एक उभर करके आता है। ये हमारा सिकंदर लोदी के टाइम पे ये चीजें उभर करके आई थी। अब बरीद ए मुमलिक किसे कहते हैं दोस्तों, यहाँ के जो इंटेलिजेंस ऑफिसर हुआ करते हैं, जो वहाँ का रॉ डिपार्टमेंट हुआ करता होगा। आज के टाइम में अगर देखा जाए तो जो CBI वगैरह हुआ करते हैं इंटेलिजेंस ऑफिसर, जो SSC क्या पेपर का नाम क्या है, वो CGL क्लियर करके आगे जाते हैं। तो जो हमारे आज के टाइम में कुछ इस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। तो बरीद ए मुमलिक का जो टाइटल है दोस्तों, सिकंदर लोदी के टाइम पे दिखाया गया था, और वो इंटेलिजेंस ऑफिसर को कहते हैं। आज के बाद इस रैंक पर कभी भी जो सवाल है दोस्तों वो नहीं फंसने चाहिए। तो अब ज़रा एक बार याद रखिएगा दोस्तों, हमारे सामने फाइनेंस की बातें हुई, हमारे सामने आर्मी की बातें हुई, हमारे सामने रेवेन्यू के बारे में बातें की गई, हमारे सामने एग्रीकल्चर के बारे में बातें की गई, उसके साथ ही साथ हमारे सामने मार्केटिंग यानी इकोनॉमी की बातें की गई, हमारे सामने जो सोसाइटी है उस पर हम चैरिटी को डाल सकते हैं। सोसाइटी में हम आगे जो शादी वगैरह बताई थी वो यहीं पर ही इसको डाल सकते हैं। इसका मतलब ये है सिग्निफिकेंस में हमारे पास सोसाइटी आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया, उसी के साथ ही आर्मी आप पॉलिटिकल डाल दीजिए, मार्केटिंग इकोनॉमिक्स आ गया, रेवेन्यू आपका पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल दोनों आ जाता है, एग्रीकल्चर भी दोनों आ जाता है, स्लेव्स के बारे में सोसाइटी आ गई दोस्तों, ओल्ड एज के बारे में सोसाइटी आ गई, इंटेलिजेंस ऑफिसर को आप कहीं पर भी डालिए, आपका जहां मन करे। तो हमारे पास सिग्निफिकेंस में सारी चीजें आ गई। तो अब ये जो डायनेस्टी है दोस्तों, चाहे वो ममलूक डायनेस्टी हो या फिर दिल्ली सल्तनत की कोई भी डायनेस्टी हो, उसके पास में इतनी सारी चीज़ें हैं। फाइनेंस पे पकड़ है, इकोनॉमिक पे पकड़ है, पॉलिटिकल पे पकड़ है, सारी चीज़ों को वो काफ़ी अच्छे से होल्ड करता है। तो इस डायनेस्टी का थोड़ा सा टाइम तो ज़रूर चलेगा ही। एक पीक के तौर पे मैं हमेशा हिस्ट्री को बताता हूँ, एक पीक आएगा, एक इंटीग्रेशन आएगा और एक डिसइंटीग्रेशन आएगा। यहाँ पर चीज़ें सिग्निफिकेंस से स्टार्ट होती हैं, पीक पर चलती हैं, बाद में 1206 के से लेकर के 1526 तक आते आते ये गिर जाता है। तो ये 300 साल लगभग का जो टाइम फ्रेम है, इतनी मजबूत पकड़ इनकी हुआ करती थी, इनको कोई नहीं हरा पाता है। ये सारी चीज़ें बाद में आकर के हम देख पाएंगे दोस्तों।
एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की अगर मैं बातें करूं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की कुछ रैंक ये हमारे सामने उभर करके विरासत के नाम से फाइनेंस की मैंने बताई आप लोगों को, अर्ज के नाम से या फिर अरीज के नाम से मिलिट्री या फिर आर्मी के बारे में बताई दोस्तों। इसी के साथ ही जो रैंक छूट गया था मेरे दिमाग में आ रहा है जिसका नाम है इंशा, इंशा के बारे में, तो वो क्या होता है, वहाँ के पोस्ट और लेटर पर काम किया जाता है। इसी के साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि जो काजी है KAZI, ये यहाँ का जुडिशियरी सर्विस हुआ करता था दोस्तों, जुडिशियल पर चीज़ें की जाती थी। जिस भी सरकार में, जिस भी एरा में सबसे ज़्यादा काम हमारा जुडिशियरी में किया जाता होगा ना, उससे ज़्यादा खुश वहाँ की जो पब्लिक है नहीं रह पाती होगी। याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी इतिहास में कोई भी राजा अगर जुडिशरी की बातें करता है, न्याय की बातें करता है, लोगों को क्या चाहिए, हम इंसान को क्या चाहिए कि हम अगर किसी बड़े आदमी पर केस करें तो चीज़ें आगे बढ़ी, जुडिशरी में चीज़ें आगे बढ़ी, हम तो खुश हो जाएंगे, हम खुश होंगे तो जो हमारी सोसाइटी है वो खुश हो जाएगी। तो यहाँ पर जुडिशरी की भी बातें की गई हैं, जिसको हम लोग काजी के नाम से एक पोस्ट है वो जानते हैं। क्लियर है दोस्तों? थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमारे पास में दिल्ली सल्तनत के पहले का टाइम फ्रेम था, वो समझ में आया। तीनों जो फॉरेन इन्वेजन हुए थे, अरब से आए थे, तुर्की से आए थे, सीरिया से आए थे, कैसे क्या कहानी हुआ करती थी, ये सारी चीज़ों में किसी के भी मन में कोई सा भी डाउट होगा तुरंत पूछते जाइएगा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो टाइम फ्रेम आता है दोस्तों, ये दिल्ली सल्तनत का टाइम फ्रेम आता है। अब दिल्ली सल्तनत में हम क्या देखते हैं, किस हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ी थी। हम पहले तो एक काम करते हैं, तोड़ने के लिए, चीज़ों को सिंप्लीफाइड करने के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट राजा थे हमारे दिल्ली सल्तनत के, देखिए दोस्तों हम लोग कर रहे हैं UPSC की तैयारी, हमें डेट से, टाइम से, नाम से मतलब नहीं है, ये कान खोल करके सुन लीजिए। हमें बस काम ये होगा, बलबन ने क्या किया, तुगलक ने क्या किया, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, या फिर आप कह सकते हैं इल्तुतमिश ने क्या किया, तो इन चारों के बारे में पढ़ते हैं, हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के कुछ ये राजा हैं जिन्होंने चीज़ों को किस हिसाब से आगे बढ़ाई। तो हमारे सामने पहला इल्तुतमिश भाई आते हैं। इन्होंने क्या किया था दोस्तों, पहली बार जो हमारा दिल्ली है ना, इसको कैपिटल बनाया था, याद रखिएगा। इसी के साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था, आप लोगों ने सुना होगा, एकता सिस्टम को लागू किया था। IQTA सिस्टम, एकता सिस्टम इसको कहते हैं। उसके साथ ही तीसरा चीज इन्होंने क्या किया था, जो हमारा कॉइन्स है उसको ये लेकर के आए थे। और यहाँ पर कॉइन्स पे सवाल आते हैं दोस्तों, सिल्वर कॉइन्स को हम लोग क्या कहते हैं इनके दौरान में, तो इनके दौरान में हम लोग सिल्वर कॉइन्स को टंका कहेंगे, TANKA, क्लियर है। उसी के बाद ही अगला कॉइन हमारे पास कॉपर का आता है, Cu, जिसे हम लोग केमिस्ट्री में कहते हैं, उसको हम लोग जितल के नाम से जानते हैं, JITAL। बस इतना काम हमारे इल्तुतमिश ने किया था अगर प्रीलिम्स के हिसाब से देखें तो। अगला हमारे पास राजा बलबन उभर करके आता है। इन्होंने क्या किया था, एक कह सकते, हाँ, इल्तुतमिश का एक और काम था, उन्होंने एक जो सिस्टम है 40 के नाम से, 40सा के नाम से वो स्टार्ट करी थी। कुछ 40 है तो ये 40 लोग हुआ करते होंगे, चीज़ें फोर्ट के तौर पे चीज़ें आगे बढ़ाई थी। बलबन ने क्या किया, ये जो 40 का जो पावर है, CHALISA, 40 का जो पावर है उसको बलबन ने आते ही तोड़ दिया। ये देखिए, अभी डायनेस्टी पे मत जाइए कि ये स्लेव डायनेस्टी के थे या फिर ये सैयद के थे, ये लोधी के थे, वो सारी चीज़ें आप लोगों को बाद में पता चलेंगी। अभी इन लोगों ने क्या क्या महान काम किया था वो ज़रा देखते जाइएगा। तो बलबन के आते ही जो 40 का पावर है, ही ब्रोक द पावर ऑफ 40सा, CHALISA। इसके बाद ही उसने क्या किया था, स्टैब्लिशमेंट ऑफ दीवान ए अर्ज। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि दीवान ए अर्ज के बारे में इतनी सारी रैंक कराई है, तो चीज़ें कुछ मिलिट्री की जो बातें होती हैं वो बलबन के द्वारा चीज़ें आती हैं, और उसने मिलिट्री पर काफ़ी ज़्यादा काम किया था, इसलिए उसने इस चीज़ को आगे बढ़ाया था। अब शायद आप लोगों के मन में चीज़ें रिलेट कर रही होंगी। इसके बाद ही क्या हुआ था, यहाँ पर इसने सजदा का जो कॉन्सेप्ट है, SAJDA, इसको आगे बढ़ाया था। तो ये चीज़ें उसके द्वारा की गई थी।
अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो चीज़ें हमारे पास आती हैं। अलाउद्दीन खिलजी, नाम से ही पता चल रहा है खिलजी डायनेस्टी से हुआ करते थे। और वहाँ पर पोस्ट के बारे में मैं बातें करूँ तो पोस्ट उनसे भी ज़्यादा मतलब एक कह सकते हैं कि उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा पोस्ट पर काम किया था। तो चीज़ें हमारे सामने कुछ इस तरह से उभर करके आ रही है दोस्तों, ज़रा ध्यान देते जाइएगा। एक बार मैं थोड़ा स्लाइड क्लियर कर दूँ, ये काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। हाँ ठीक है। हाँ, तो अलाउद्दीन खिलजी पर अगर मैं बातें करूं दोस्तों, तो चीज़ें हमारे सामने देखिए, उन्होंने मार्केटिंग की जो चीज़ें हैं उसको स्टार्ट कराया, मतलब उन्होंने इकोनॉमिक को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया, रेवेन्यू पर बातें करी थी। तो हमारे सामने कहते यही है कि जिस इंसान ने इकोनॉमिक पावर को सबसे स्ट्रांग बनाया ना, उसकी मिलिट्री या फिर जो आर्मी पावर होगी वो ऑटोमेटिकली सबसे अच्छी हो जाएगी। क्योंकि उन लोगों को लड़ाई के लिए चाहिए होता है रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज कहाँ से आता है दोस्तों? पैसा से आता है। और जब हमारे पास पैसा होगा तो हमारी जो प्रजा होगी या फिर हमारे जो इंसान होंगे, सिटीजन होंगे, या फिर जो सोसाइटी होगी वो भी काफ़ी अच्छी होगी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था दोस्तों, सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी हमारे इतिहास में इसने खड़ी करी थी। जितनी भी स्टैंडिंग आर्मी आप लोग देख पाते हैं, अलाउद्दीन खिलजी से पहले या फिर सबसे बड़ी हमारे पास उभर करके नहीं आई थी। दूसरी चीज, इसने आर्मी तो खड़ी कर दी। अब आर्मी में जितने लोग हुआ करते थे उनको यहाँ पर जो सैलरी है ना, वो ये कैश में दिया करते थे। वो जो आर्मी की सैलरी आज के डेट में जो भी रही हो, वो तो आज के डेट में बैंक अकाउंट में सीधा आ जाता है। उस टाइम में वहाँ पर आर्मी की जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें कैश में ये लोग डील करते हैं। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं तो एक दग का कॉन्सेप्ट है वो उभर करके आता है। एक हुलिया का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, HU लिखिए, HOO लिखिए, LIY ये जरूर लिखिए। तो एक हुलिया का जो सिस्टम है SYSTEM, ये इसने लागू किया था। इसी के साथ ही इतिहास में जमीन पर मेजरमेंट करने की शुरुआत, मतलब हम कह सकते हैं फर्स्ट टू स्टार्ट मेजरमेंट ऑफ लैंड किसके द्वारा हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के AK-47 के द्वारा किया गया था। इसी के साथ ही साथ इसने क्या किया था दोस्तों, मार्केट पर, मैंने अभी बताया, मार्केट पर एक सुपरवाइजर रखा था जो कि मार्केट चेक करने के लिए चीजें हमारे सामने उभरेगा। उसी के साथ ही साथ इसने स्पाइस को लगाया था। स्पाइस इसका कॉन्सेप्ट हमारे सामने, जासूस का जो कॉन्सेप्ट है, चाणक्य ने हमारे टाइम पटना में या फिर मगध के टाइम पे या फिर आप कह सकते हैं कि मौर्यन काल में रखा था। तो उसका जो कॉन्सेप्ट हम लोग देख पाते हैं दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था। उसी के साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी की एक सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी जो कि अमीर खुसरो हुआ करते थे। और याद रखिएगा दोस्तों, अमीर खुसरो से क्वेश्चन अभी का भी बन गया कि ये किसके रीजन से या फिर किसके शासन काल में इनकी जो आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंस देखी गई थी। तो अमीर खुसरो का जिक्र AK-47 के दौरान में, अलाउद्दीन खिलजी के दौरान में किया गया था। क्लियर है? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आगे और राजा को देखते हैं। अब हम बातें करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। ये जितने आप कहते हैं ना कि अगर कोई मूवी स्टार्ट होती है दोस्तों, कोई सी भी फिल्म स्टार्ट होती है, चाहे करण जौहर की हो, चाहे मोहित शेट्टी की हो, जिसकी भी हो, रोहित शेट्टी या मोहित शेट्टी है पता नहीं, जिसकी भी हो, उसकी मूवी जब स्टार्ट होती है तो पहले वो लोग कास्ट को वो कहते हैं एक तरह से कास्टिंग को जो प्रीव्यू है वो करते हैं। कास्टिंग प्रीव्यू कहने का मतलब यहाँ पर शाहरुख खान है, यहाँ पर काजोल है, दोनों में रोमांस हुआ, चीज़ें हुई, आगे बढ़ी, ये इस टाइप की इनकी मूवी हुआ करती थी। तो कास्टिंग का काम अभी मैं कर रहा हूँ। जितने भी हमारे सामने हीरो आते हैं, मतलब हीरो आप कह सकते हैं हमारे दिल्ली सल्तनत के, उनके बारे में चीज़ें बताई कि कैसे कैसे चीज़ें कौन कौन हुआ करता था। चाहे वो इल्तुतमिश हुआ करता था, बलबन हुआ करता था, AK-47 भैया हैं, फिर उसके सामने मोहम्मद बिन तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक है। बस ये 5 हमारे सामने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें उभर करके आती हैं। अगर एग्जाम में दोस्तों कभी भी दिल्ली सल्तनत पे सवाल आएगा ना, मैं ये लिख करके दे सकता हूँ आपके सामने अभी, इन 5 के अलावा किसी और के बारे में एडमिनिस्ट्रेशन पर, सोसाइटी पर, रिलीजन पर, सोर्सेज पर सवाल अगर मीन्स के हिसाब से बातें करें तो नहीं आएगा। सिर्फ इन 5 को देख लीजिए, आपका जो दिल्ली सल्तनत का जो टाइम फ्रेम है वो क्लियर हो जाएगा। ये 5 यहाँ के हीरो हुआ करते हैं, इनको कम से कम देख करके जाइएगा, ऊपर से आपका जितना मन है देख लीजिए। तो अब हम बातें करते हैं
हाँ हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बातें हो रही थी। इसने क्या किया, आते आते पहले तो आप लोगों ने इब्ने बतूता का नाम सुना होगा, इब्ने सर बतूता। हाँ बताइए बताइए बताइए। सर ये जो 5 नाम आपने बताइए प्लीज रिपीट करेंगे? 5 नाम, हाँ, इसको बेशक आप हाईलाइट कर लीजिए, चीज़ों को रंगीन बना लीजिए, चाहे आप हाइलाइटर का यूज़ करके। 5 नाम एक बार आप लोगों को यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ। इल्तुतमिश का नाम आता है, एक तो क्रम में है चीज़ें, स्लेव डायनेस्टी से चीज़ें आते आते नीचे जा रही हैं। दूसरा नाम हमारे पास बलबन का आता है दोस्तों। तीसरा नाम हमारे पास AK-47 भैया, जिसको मैं खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी बोलता हूँ, वो हमारे सामने उभर करके आते हैं। चौथे नाम हमारे पास मोहम्मद बिन तुगलक जी आते हैं, और उसी के साथ ही अगले राजा हमारे पास फिरोज शाह तुगलक आते हैं। एक स्लेव डायनेस्टी, 2 स्लेव डायनेस्टी से, एक खिलजी डायनेस्टी से, एक तुगलक डायनेस्टी से। मतलब संस्कृत का तो काम यहीं पर हो गया दोस्तों। बाकी SL जो हमारे 2 डायनेस्टी बच के, सैयद और लोधी, इनके बारे में ना दोस्तों कभी भी सवाल नहीं आने वाले। चीज़ों को सिंप्लीफाई, रेलिवेंट और क्वालिटी कराना मेरा काम है, तभी आज हमारा जो मोटो है वो यही UPSC अखाड़ा का है। यहाँ पर जो चीज़ें हैं दोस्तों, आप लोग कभी भी सवाल नहीं देखिएगा इब्राहिम लोदी का आप लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन बताना पड़ेगा। कभी सवाल आया होगा तो मेरे सामने लेकर के आइएगा। मैं स्टेट PCS की बातें नहीं कर रहा हूँ, UPSC के सेंट्रिक में बातें कर रहा हूँ। इनकी जो चीज़ें हैं, इन 5 लोगों के बारे में बातें की जाती हैं। इन 5 का जो मिलिट्री स्ट्रेंथ होता था, इकोनॉमिक वेल्थ होता था, पॉलिटिकल सिचुएशन होता था, आर्किटेक्चर, आर्ट एंड कल्चर पर बातें करूं, रिलीजन पर बातें करूं, कल्चर पर, सोसाइटी पर, इन 5 के अलावा और नहीं आने वाला है। इसलिए मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूं। इन ये जो कास्टिंग है, इसका नाम देखते चलिए। आगे मैं ये भी सारी चीज़ें बताऊंगा, कैसे कैसे हुआ था, क्या क्या सारी चीज़ें आगे बढ़ी थी। तो हाँ, अब मैं ये क्लियर हो गया होगा, मैं ये आशा करता हूँ। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में मैं बता रहा था। तो इब्ने बतूता जो हमारे एक इंसान हुआ करते हैं, वो इनके टाइम पर हुआ करते थे। उसके बाद ही अभी पोस्ट पर जाते हैं फिर से। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या क्या सारी चीज़ें अपनाई थी, क्या क्या सारी चीज़ें लिखी थी, वो एक बार देखते जाइएगा। उन्होंने क्या किया था दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहें तो दीवान-ए-कोही का जो जिक्र है, जो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जो कि हमारा इकोनॉमिक वेल्थ है, एग्रीकल्चर को हम इकोनॉमिक वेल्थ कह सकते हैं, तो उस पर इन्होंने काम किया था। ये चीज़ लिखते जाइएगा, अगर अलग मैं मोहम्मद बिन तुगलक करवा रहा हूं तो। हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक में पहला हमारे पास इब्न बतूता भाई आए थे। उसके बाद में हमारे सामने दीवान-ए-कोही, जिसको हम लोग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कहते हैं, उसको इसने इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद ही इन्होंने क्या किया था, भारत में, हमारे भारत के इतिहास में एग्रीकल्चर पर कोई लोन नहीं देता था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के आने के बाद में इसने एग्रीकल्चर का भी जो लोन है वो शुरू किया था। तो उसका जो नाम है वो शौंधार, SONDHAR, और उसके साथ ही टक्कावी के नाम से हम इसे जानते हैं। टक्कावी भी कहते हैं TAKKAVI, जो कि एग्रीकल्चर के लोन पर बातें करवाता है दोस्तों, याद रखते जाइएगा। ये तीनों चीजें इसके बारे में क्लियर हो गई। इसके बाद ही हमारे पास फिरोज शाह तुगलक राजा उभर करके आते हैं, शासक उभर करके आते हैं। इन्होंने क्या हुआ था कि जो हमारा एकता सिस्टम है, इसको इन्होंने हेरिडिटरी बना दिया था, कि जो हमारा इस सिस्टम से ताल्लुक रखेगा, कल होके इसी का जो एक चीज़ें हेरिडिटरी पर चीज़ें सामने आई थी। उसके बाद ही इन्होंने एक और काम किया था कि जो हमारे AK-47 भाई ने किया था, कि आर्मी को कैश में चीज़ें मिलेंगी, क्लियर है। लेकिन यहां पर इन्होंने क्या किया, आर्मी को कैश में ना दे करके जो सैलरी है ना, वो पेटीएम के थ्रू तो नहीं किया होगा, इन्होंने लैंड के तौर पे चीजें दी। जमीन होता है हमारा, जमीन का भाग, सपोज करिए एक आर्मी, एक ऑफिसर है, वो जीत करके आया, तो ले भाई तुम्हें इतना जमीन दे देते हैं। तो ये जो सैलरी के तौर पे इन्हें जमीन मिला करता था। उसी के साथ ही साथ जो हमारा, आप लोगों ने एक जिजिया का कॉन्सेप्ट सुना होगा, जिजिया का जिसे हम कहते हैं JIZIYA, जिजिया कहिए, जजिया कहिए, वो अपनी अपनी श्रद्धा है। तो जो जजिया का जो कॉन्सेप्ट है, उसको एक्सटेंड कर दिया था जो हमारा ब्राह्मण लोग हैं या फिर जो महिलाएं हैं। अब जिस भी शासक ने दोस्तों इन लोगों पर, इस वर्ग पर काम किया हो, जो कि हमारा वुमेन
क्लास है इस पर काम किया हो दोस्तों, ऑटोमेटिकली हम ये कह सकते हैं कि जो कॉन्सेप्ट जो उसका सोसाइटी उभर करके आता है वो वुमेन का जो एक रिप्रेजेंटेशन है वो काफी अच्छा हुआ करता होगा। क्लियर है, याद रखते जाइएगा। ये सारी चीजें उभर करके आती हैं। उसके बाद ही हमारे सामने क्या उभर करके आती हैं कि जो हमारे जो इंसान आते हैं वो आप कुछ इस तरह से कह लीजिए, इंसान कह लीजिए, या फिर जो नाम आप लोग जानते होंगे कि जियाजुद्दीन बरानी का नाम आप सुनते होंगे, वो यहाँ पर हुआ करते थे। उसके सामने जो एक फिरोज शाही का नाम आप कह सकते हैं, जहानदारी का नाम, ये हमारे फिरोज शाह तुगलक के ही दौरान देखी जाती हैं। क्लियर है दोस्तों? तो ये सारी चीजें हैं। और अब होगा क्या कि जब मैं दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करूंगा ना, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत, तो एक एक डायनेस्टी जो भी हमारे सामने उभर करके आती हैं उनके प्रोज कॉन्स बताते बताते, और ये जो 5 हमारे सामने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे लोग आए हैं जो मेरे अलग अलग हीरो हैं दिल्ली सल्तनत के टाइम पर, उनके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही साथ जो भी उनका पूरा सिग्निफिकेंस है ना वो बता करके जाऊंगा दोस्तों। टेंशन ना लीजिएगा। अभी किसी वजह से मैं क्लास को यहीं पर ही एंड कर रहा हूं, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का जो टाइम है ना, एक बार मैं शुरू करूंगा वो एक बार में ही खत्म कर दूंगा। बाकी जितने भी राजा आए थे उन्होंने क्या काम किए थे, कैसे काम किए थे, चीजें जल्दी खत्म होगी, इसकी टेंशन ना लीजिएगा। और बस मेरा यही मोटिव रहता है दोस्तों कि चीजें हमें रेलिवेंट, क्वालिटी और सिंप्लीफाइड के तौर पर आगे बढ़ाना है। तो जितनी सारी चीजें आज चली हैं, मैं ये पूरी आशा करता हूं कि आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, पोस्ट मुगल काल से लेकर के लेटर मुगल काल से लेकर के हम लोगों ने एक बार फिर से शुरुआत कराई थी। दोस्तों मेरा पढ़ाने का तरीका है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। माइक खुला था किसी का हाँ चलिए कोई बात नहीं, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। मैं एक बार चीजें फिर से करवा करके फिर से बता देता हूं ताकि वो जो चीजें हैं वो कभी आप लोग इन फ्यूचर में भूले ही ना। तो आज हमने क्या क्या देखा दोस्तों, जरा ध्यान देते जाइएगा। लेटर मुगल काल देखा था, जितने शासक हुआ करते थे, जितने राजा हुआ करते थे, अवध के बारे में बातें करी, बंगाल के बारे में बातें करी, दिल्ली सल्तनत के बारे में बातें करी, और थोड़ी सी डेप्थ में चीजें जब आई, मेडिवल की जब शुरुआत हुई, 3 इन्वेजन आए, कौन कौन से राजा थे, कौन कौन सी किताबें थी, कौन कौन सी बुक्स हुआ करती थी, किस किस लैंग्वेज में बातें हुई, दिल्ली सल्तनत के जो हमारी कास्टिंग टीम है, कास्टिंग क्रू है, उसके बारे में हमने 5 के बारे में देखा, क्या क्या इंपॉर्टेंस था, वो देख करके आज की क्लास में अभी एंड कर रहा हूं। अब अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, दिल्ली सल्तनत का टाइम स्टार्ट करेंगे, एक एक राजा लिखेंगे, उसके बारे में चीजें बता करके चीजें मैं खत्म करूंगा। तो इसके मन में, इसको लेकर के कहीं पर भी किसी के भी मन में कोई सा भी डाउट है तो जरूर बताइए, नहीं है तो वो भी बताइए दोस्तों।